नमस्कार साथियों, पीवाईक्यू की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। कल तक हमने जो प्रश्न किए थे उसका अंतिम प्रश्न यही था, हमने ये सॉल्व किया था और आपने ये याद किया हो। आपसे एक ये सवाल पूछना है मुझे कि जो मैं ये अभी सीरीज़ चला रहा हूँ, क्या ये मतलब मैं जैसे टाइम बहुत ले रहा हूँ किसी क्वेश्चन को समझाने में, उसके सारे ऑप्शंस बताने में, और क्योंकि मैं सभी चीज़ें साथ में जोड़ के बता रहा हूँ तो इससे शायद थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि मैं कम क्वेश्चन करा पाऊँ। बट आप अपने अनुरूप बताइए, क्या आपको मतलब सीधे सीधे आंसर्स बता के आगे बढ़ूँ, या फिर जो मैं अभी चल रहा है मतलब कोई आंसर क्वेश्चन है तो मैं उसके अदर जो भी एस्पेक्ट हैं वो सभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो सभी भी बताते हुए आगे चलूँ। तो आप ये मुझे बताइएगा, क्योंकि अगर सारी चीज़ें बताऊँगा तो समय तो लगेगा, बट सारी चीज़ें बताने का आशय ये है कि आपका एक टॉपिक यहीं पर तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने ज्वालामुखी कराई तो वो ज्वालामुखी सारे यहीं पर तैयार हो गए ना आपके। तो आप मुझे एक कमेंट में लिख कर बताइए, अगर आप कहेंगे मैं तेज़ आगे बढ़ूँ तो मैं फिर उतना डिस्क्राइब नहीं करूँगा किसी क्वेश्चन को, आगे बढ़ते रहूँगा, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इन्हें लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए, आपने एग्जाम देख लिया, क्वेश्चन देखे हैं, कट ऑफ देखिए, सब देखा है। हमें क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए, और क्वेश्चंस को जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हम, उन्हें अपने आईक्यू के थ्रू कुछ ना कुछ लॉजिक के थ्रू सही करने का आपको रिस्क फैक्टर की जो बात करते हैं, आपको रिस्क तो लेना होगा। अब 75 में भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपको 5, फिर तो आप कतई रिस्क लेना ही पड़ेगा, कोई अल्टरनेट है ही नहीं इसका। और रिस्क मतलब कि स्मार्ट रिस्क होगा तो ज़्यादा चांसेस होंगे क्वेश्चन सही होने के। अगर रिस्क जो भी आप ले रहे हो उस पर लॉजिक वगैरह कम होगा तो गलत होने के चांसेस बढ़े। अब ये आप तय करें कि आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध क्या है? का संबंध किससे है, ठीक है। चलिए, तो इसका संबंध अगर आप इसको ब्रेक कर पाए, यहाँ से समझ आता है। पीएम वाणी क्या है आप सिंपली समझ लीजिए। तो सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पर वाईफाई की उपलब्धता के लिए ये पीएम वाणी जो योजना है वो लाई गई थी। इतना ही याद करते हैं इसमें, ठीक है। प्रधानमंत्री वाणी योजना सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता के लिए लाई गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में फिर से आपको, चलिए आज तो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा ही, सारे जितने आते हैं। अगर आपको ये लेंदी लगेगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, अगली बार से मैं फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, हमें इसका ज़्यादा रेफरेंस लेना नहीं है। पहली बात ये कह रहा है, जो नागोजी ओकाजा इवेला है वो WTO की क्या बनी है? महिला निदेशक बनी है। तो वो कौन सी देश से हैं, ठीक है। पहली बात यही याद करिए, WTO है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहले WTO से पहले कौन सी संस्था अस्तित्व में थी? तो वो थी गेट, GATT, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। याद रखिएगा, ये 1948 के आसपास स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई थी ये याद मत करिए, बट WTO से पहले कौन सी संस्था थी? गेट, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। पूरा कालानुक्रम समझा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझिए। WTO का पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा हमेशा के लिए। सबसे पहले है गेट बनी, मैंने बताया 1948 में। उसके बाद क्या हुआ, इसमें कुछ खामियां उभरने लगी होंगी। फिर हम 1986 1994 के दौरान हमने एक उरुग्वे दौर की वार्ता होती है। क्या उरुग्वे, अगर कभी पूछ लिया गया ना उरुग्वे दौर की वार्ता का संबंध किससे है, तो WTO से। उरुग्वे दौर की वार्ता हुई। फिर इसके बाद फाइनल में 1994 में एक संधि हुई, मराकेश संधि हुई थी। मराकेश का मोरक्को, थोड़ी ये मत करिए। तो सबसे पहले गेट था, उसके बाद हमने एक उरुग्वे दौर की वार्ता की 86 से 94 के बीच में, सन याद मत करिएगा इनके। उसके बाद हमने एक मराकेश संधि की, इसका सन याद करिए 1994 में। इसी मराकेश संधि में हमने निर्णय लिया कि हम एक WTO जो विश्व व्यापार संगठन है ना उसको बनाएंगे, इतना याद है। फिर इसी से हमारा 1 जनवरी 1995 को हमारा जो WTO है वो अस्तित्व में आया था, समझे। 1948 में गेट, उसके बाद उरुग्वे दौर की वार्ता, उसके बाद मराकेश संधि, उसके बाद WTO का अस्तित्व 1 जनवरी 1995 में। और WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड। इतना सब याद किया, और बताऊंगा मैं WTO से जो जानकारी आपको चाहिए। WTO के आपने एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, इसका मैंने कराया अपनी इकोनॉमिक क्लास में। कृषि पर समझौता नाम का एक इसका क्या है, एग्रीमेंट है। वो क्या कहता है, जो विकासशील देश हैं यानी भारत जैसे देश, वो उनका जितना भी कृषि उत्पादन हो रहा है उसका 10% तक सब्सिडी दे सकते हैं। ये लिमिट याद रखिएगा। जबकि विकसित राष्ट्र केवल 5% तक सब्सिडी दे सकते हैं। ये कहते हैं क्या, जो विकासशील देश हैं वो अपनी कृषि उत्पादन का जितना होता है, उनका GDP में जितना भी कृषि उत्पादन होता है उसका 10% तक सब्सिडी देंगे। जबकि जो विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका जैसे, वो केवल 5% सब्सिडी देंगे। ये भी बात। और WTO के 3 बॉक्सेस पढ़े होंगे आपने, ब्लू बॉक्स सब्सिडी से रिलेटेड। एक तो ब्लू बॉक्स है, एक ग्रीन बॉक्स है, एक एम्बर बॉक्स है। तब कभी पूछ लिया ना ब्लू बॉक्स ग्रीन बॉक्स एम्बर बॉक्स क्या है, तो पहली बात तो WTO से कनेक्ट करिए, सब्सिडी के लिए है। इनमें भी समझाता हूँ। जो ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स की सब्सिडी है वो अलाउ है, यानी अगर आप ब्लू बॉक्स में कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करी हैं उन्होंने, तो इसमें कहा गया है कि जो नीले बॉक्स और ग्रीन बॉक्स वाली सब्सिडी है वो आप दे सकते हो, कितना भी अनलिमिटेड दे सकते हो। बट जो एम्बर बॉक्स की सब्सिडी है वो कहती है कि ये कौन सी सब्सिडी है पता है, जो व्यापार या जो व्यापार चीज़ों को
विकृत करती है मतलब। तो अगर आप ज़्यादा सब्सिडी देकर अपने सामान को सस्ते में उगाकर बाहर भेजते हैं तो बाहर के देश के लिए क्या है, डंपिंग हो जाएगी। उसको रोकने के लिए तो मार्केट में व्यापार प्रतिस्पर्धा जो होती है उस डंपिंग को रोकने के लिए एम्बर सब्सिडी है, ये अनलिमिटेड नहीं दी जा सकती। ठीक है, सिंपली क्या समझना है, WTO, टीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स। मार्केट को मतलब कौन सी सब्सिडी ज़्यादा नहीं दी जा सकती, तो एम्बर बॉक्स है। ठीक है, चलिए, अगर कुछ बेनिफिट हो रहा है तो क्लास को साझा भी कर सकते हैं और लाइक शेयर जो आपके मन में आए कर सकते हैं। अब ये देखिए, ऐसे सोचने वाले क्वेश्चन करेंगे तभी आपका IQ वो डेवलप होगा। ठीक है, अब इसका आंसर को कहाँ पर लिखा है, ऐसा तो कहीं खुद सोचिए, आपको निकालना है इसका आंसर। आप भी ग्रामीण समुदाय में रहते हैं तो ये कह रहा है ग्रामीण समुदाय का तत्व कौन सा नहीं है। अपने गांव में सोचिए क्या क्या होता है आपके गांव में। अगर एक गांव में लोग रहते हैं वो क्या साझा करते हैं, हम की भावना होती है, हम यानी वी, मतलब पूरा एकता की भावना होती है, एकता की भावना होती है गाँव में, सही बात है। क्षेत्रीय, हम अपने गाँव को पहले महत्व देते हैं, हम हमारा गाँव, ये भावना भी होती है हमारी। आत्मनिर्भरता, ये भी देखा है आपने, गांव में क्या होता है, हम अपने गांव वाले शहर से उतना कनेक्टेड नहीं रहते हैं पहले से। सोचिए, हाँ अभी तो कनेक्ट हो गए, बट वो क्या करते हैं, अपना वहीं खाना उत्पादन कर रहे हैं, वो गांव घर में खेती कर रहे हैं, अपने वहाँ उन्हें गाय भैंस पाल रखी हैं, उससे वो अपनी अन्य ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं और वहीं अपने गाँव के जंगलों से अन्य चीज़ें उत्पादित करके आ रहे हैं। अगर काम नहीं है तो वो खेतों में ही काम कर रहे हैं, कृषि का कार्य, पशुपालन का कार्य, अन्य सभी कार्य, यानी वो आत्मनिर्भर भी हैं। गांव में आत्मनिर्भरता का गुण भी है। बट सांस्कृतिक विविधता, भाई इसका क्या तात्पर्य हुआ समझिए। पहले में सुनने में सही लग रहा है लेकिन सांस्कृतिक विविधता कह रहा है, यानी विविधता यानी सांस्कृतिक रूप से गाँव में जितने भी लोग रहते हैं अलग अलग संस्कृति है उनकी। विविधता मतलब क्या हुआ, डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ। डाइवर्सिटी कहोगे तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में कह सकते हो ना आप, डाइवर्सिटीज कल्चर में, कि यहाँ अलग है, नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है। बट एक गांव में जो लोग रहते हैं उनकी सांस्कृतिक चीज़ें तो एक जैसी होंगी। त्योहार मनाते होंगे तो साथ में मनाते होंगे, तो एक जैसे मनाते होंगे। इस घर में अलग त्यौहार चल रहा है, उस घर में अलग त्यौहार चल रहा है, उस घर में अलग त्यौहार चल रहा है, ऐसा होता है नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन क्या था, आपके सोचने पर डिपेंड था। आप सही कर पाए तो मतलब आप सही सोच पाते हैं। ठीक है, तो हम की भावना होती है गांव में, क्षेत्र की भावना होती है, आत्मनिर्भरता की भावना होती है, बट सांस्कृतिक विविधता नहीं, सांस्कृतिक एकता पाई जाती है वहाँ गांव में। हाँ, बशर्ते इंडिया के पर्सपेक्टिव में कहोगे तो सांस्कृतिक विविधता है, यहाँ डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी। समझे ऐसे क्वेश्चंस को। अब ये जब लगातार अभ्यास करेंगे तभी तो डेवलप हो पाएगा वो। ठीक, और कितना ही कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको पढ़ने से ही आपका एग्जाम निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको अपना IQ MCQ सॉल्व करने का जो एप्टीट्यूड है वो डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बेहद खराब है ऐसा, और मैं वो भी क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको कतई नहीं करना। अरे ये क्वेश्चन यहाँ आ गया तो कहीं से उठा के डाल दिया, ये नहीं करने तैयार ऐसे। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको 3 महत्वपूर्ण बातें समझाने वाला हूँ। एक है हमारी संचित निधि, एक होती है लोक लेखा निधि और एक होती है आकस्मिकता निधि। ध्यान से सुनिए साथियों, मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा, इसमें सारी चीज़ें समझाऊंगा इससे संबंधित। देखिए मैंने क्या कहा, एक है क्या, संचित निधि, भारत की संचित निधि, आपने सुना होगा भारत की क्या, संचित निधि, संचित निधि हो गई। एक होती है लोक लेखा निधि, लोक लेखा, और एक होती है आकस्मिकता निधि, कंटिंजेंसी फंड। यह है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यह है पब्लिक अकाउंट, और यह है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिंजेंसी और कंसोलिडेटेड अलग है, कंसोलिडेटेड है संचित निधि और कंटिंजेंसी वाली है आकस्मिकता निधि। अब देखिए, जो संचित निधि और लोक लेखा निधि है ना, ये संविधान के आर्टिकल 266 में वर्णित है। बस ये आर्टिकल तो याद करना ही, और आकस्मिकता निधि 267 में। पहला काम तो ये किया, संचित निधि और लोक लेखा निधि 266 में है और आकस्मिकता निधि आर्टिकल 267 में। अब जो संचित निधि है, भारत की संचित निधि है, इसमें से अगर कोई भी धन हमें निकालना है तो पार्लियामेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, संसद से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई हम पारित करते हैं, विनियोग विधेयक पारित करते हैं, आर्टिकल 114 का विनियोग विधेयक। उसमें क्या कहते हैं कि अगर हमें संचित निधि से धन का खर्च करना है तो पहले एक विनियोग विधेयक पारित करना होगा, यानी संसद का अप्रूवल चाहिए। बाकी जो लोक लेखा समिति है, इसमें संसद का अप्रूवल नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन बनेगा कभी, अगर लोक लेखा से आपको धन खर्च करना है, आपको मतलब सरकार को करना है, तो संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं चाहिए। और आकस्मिकता निधि, इसमें क्या होता है, यह आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के बिहाफ में रखी जाती है। राष्ट्रपति को कहा गया है संसद में, संविधान में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो अपने बिहाफ में एक आकस्मिकता निधि रखेगा, जो कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, क्राइसिस आ गया कुछ, तो उसके लिए रखेगा। ठीक है, वो आर्टिकल 267 में। इसमें क्या होता है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो राष्ट्रपति कहता है कि चलो आप आकस्मिकता निधि से धन का खर्च कर लो, बाद में हम पार्लियामेंट का अप्रूवल लेंगे। मैंने क्या कहा, आकस्मिकता निधि में अगर धन खर्च करना है तो पहले खर्च कर लेंगे, फिर बाद में संसद का अप्रूवल लेंगे। लोक लेखा में संसद का अप्रूवल नहीं लेंगे और संचित निधि में लेना ही पड़ेगा, फिर ही खर्च करेंगे। समझे कुछ, संचित निधि
और लोकलेखा निधि 266, आकस्मिकता निधि 267, और इसके क्या क्या कॉन्टेक्स्ट हैं सब समझा दी। अगर डीप से पढ़ना चाहते हो तो इन क्लासेस को रेफर करिए, बाकी केवल फैक्ट पढ़ के जाना चाहते हो यानी आर्टिकल थे इससे तो बनेगा ही, बट जितना डीप पढ़ोगे, जितना डाइवर्स नॉलेज रखोगे, उतना आपको एग्जाम में फायदा होगा। मैं ये बार बार कहता हूँ आपको, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करिए। मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना, 1 लाख लोग हैं, देखिए सुनिए ध्यान से, 1 लाख लोग हैं एग्जाम देने वाले, उसमें से 1000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, और मान लिया जाए ऑन एन एवरेज यानी 99,000 लोग फेल हो रहे हैं। तो इन 99,000 से आप क्या अलग करोगे, कुछ तो अलग करना चाहिए ना, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, तभी तो आप एक एज ले पाओगे उनसे। तो सीखिएगा हमेशा, ठीक है। चलिए अब इसने तो सिंपल पूछा है, बट मैं आपको कितनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ पता है ये, वरना मैं भी तो आपको केवल आकस्मिकता निधि का आर्टिकल बता के चल देता, यहाँ से नहीं चला ना, मैंने और सारी चीज़ें बताई। ये है आर्टिकल आकस्मिकता निधि 267 में। 266 में क्या क्या, संचित निधि और लोकलेखा निधि, और 265 में क्या, ये कहता है अगर कोई भी आपको कर लगाना है, अगर कोई भी टैक्स लगाना है, तो वो संसद द्वारा कोई विधि बनाएगा, फिर टैक्स लगाया जाए। इतना डिटेल नहीं भी चाहते हैं तो इतना तो कर ही लीजिए, ठीक है। अब देखिए नोबेल शांति पुरस्कार 2020 का हम याद नहीं करते, आप मुझे कमेंट में लिखिए नोबेल शांति पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया है, नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 का, ठीक है। और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं तो सारे लिख लीजिए, आपका ही फायदा होगा, और जो कमेंट करेगा शायद उसे भी फायदा मिलेगा। तो अपने एफर्ट देखते रहिए आप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाँ ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है, और कितना कंफ्यूजिंग प्रश्न। अगर आपको कभी सीधे मांडी दे दिया, आप अगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर लिखा होगा कहीं, तो आप जम्मू कश्मीर जाओगे, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर का मांडा पढ़ा है, बट मांडी नॉट इन जम्मू कश्मीर, ये है उत्तर प्रदेश में। मांडी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिए। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, बट मांडी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के 1-2 और याद आ रहे हैं आपको क्या, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, और हुलास। हुलास जो आलमगीरपुर सबको याद है भाई, हुलास याद करिए, मांडी याद करिए, ये देंगे आपको एज। आलमगीर आएगा तो सब सही करने वाले हैं भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप जब किसी को नहीं आता है वो जब आप सही करते हैं उसको कहते हैं एज लेना, ठीक है। तो मैंने उत्तर प्रदेश के क्या क्या बताया आपको, उत्तर प्रदेश के हुलास लिखा आपने, आलमगीरपुर आपको आता था, और मांडी आप 2 चीज़ नहीं मिल गई। हरियाणा में क्या लिखा है आपने, हरियाणा के पता है, बनावली लिखा है और बहावलपुर लिखा है। राजस्थान में कालीबंगन है, आपको सबको पता है। गणेशवरा है, जोधपुरा है, सबको पता है। गुजरात में क्या है, लोथल आपको पता है। धोलावीरा आपको पता था, सुरकोटदा आपको पता था, और रंगपुर आपको पता था, और भगतराव, हाँ भागतराव भी आता है कभी, भागतराव या कुछ भी लिखिए, भागतराव या भगतराव भी आता है कभी, वो भी कहाँ है, गुजरात में ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं साथियों, मतलब ये ऐसे होंगे कभी उठा के पूछ दिया होगा, और ये रिपीट किसी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। चलिए एलपीजी का मुख्य घटक कितनी बार बताऊं, ब्यूटेन है, और मीथेन किसका है, सीएनजी का। अब तो रट लेने चाहिए आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। ये फिर से वही क्वेश्चन, मत करिए ऐसे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लंबा क्वेश्चन आ गया इकोनॉमी का, पढ़ोगे तो आंसर सही कर जाओगे। ध्यान से पढ़ते हैं। सरकार का अवरुद्ध मुद्रास्फीति, अगर हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा इकोनॉमी के प्रश्नों में मदद मिल जाती है। फिर भी पढ़ते हैं एक बार। सरकार का अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सरकार कठिन समय, अब देखिए क्या हिंदी लिखी है इसने, सरकार को लिखता, फिर सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, और यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरणों जैसे, अब ये क्या है, इस शब्द को कोई पढ़ पाएगा आप में से, नहीं पढ़ पाओगे ना, तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा तो देखिए, द गवर्नमेंट फेसेस अ टफ टाइम टैकलिंग द बोटलनेक इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ होती है, बुरी चीज़ होती है, अमूमन हम एक हद से ज़्यादा जाए तो खराब चीज़ होती है। सरकार को टफ टाइम यानी कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है जब इन्फ्लेशन, ऐसे कुछ भी इन्फ्लेशन, बोटलनेक कहो, ये नो कहो, कुछ भी कहो, बट इन्फ्लेशन जब आ रही है तो सरकार को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। अब आप बताइए सही कथन, इसको गलत क्यों करोगे भाई, हो सकता है सरकार को कठिन समय का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो सही चीज़ नहीं है ना एक हद से ज़्यादा। चलिए से द सिचुएशन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी सच एज सप्लाई बॉटलनेक एंड इन्फ्लेशन इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सप्लाई में बॉटलनेक आ रही है, यानी हम अच्छे से सप्लाई नहीं कर पा रहे, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे। अब आप मुझे बताइए, आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, ये क्या कह रहा है, इन्फ्लेशन आ रही है तो सरकार को कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्यों, क्योंकि सप्लाई ठीक नहीं हो पा रही, और हम जो सामान है हमारे पास वो भी सही ढंग से वितरण नहीं कर पा रहे। अब आपको क्या खराब लग रहा है इसमें, कुछ भी खराब लग रहा है, काटोगे तो क्यों, इतना नेगेटिव तो कुछ कहा नहीं है उसने, सिंपल चीज़ें तो पूछी हैं उसने। सर इन्फ्लेशन आ रहा है ऐसे ऐसे कारणों से आ रहा है, कह दिया उसने, इसमें काटना नहीं है कतई। ये क्वेश्चन दोनों सही है, और एजर्सन और रीजनिंग दोनों सही है, इसके पढ़ोगे तो सही कर जाओगे, बट पढ़ना है तो आदत तो डालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ठीक है, अब ये फिर से कितना बढ़िया क्वेश्चन है,
आपको आता है तो सही है, नहीं आता है तो कुछ समझते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, सबसे पहले इसका हम पूरा पुर्जा खोल के देखेंगे। मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ भाई, अगर आपको ऐसे सही नहीं लगता तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अगर मेजोरिटी चाहेगी कि अगर सीधे सीधे आगे बढ़ो तो फिर तो जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, ठीक है। चलिए, तो मौलिक कर्तव्य भाग चौथा क मूल संविधान में थे नहीं थे, ये क्वेश्चन बनेगा। मूल मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे नहीं, ये 42वें CA से आए 1976 में, सबको पता है। समिति कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आए थे, इतना भी सबको पता है। और जब 1976 में आए ये, तब 10 मौलिक कर्तव्य आए थे। 11वां कब जुड़ा? 2002 में 86वें संविधान संशोधन। तो ये भी पूछा जाता है अभी कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अभी हैं 11, बट 10 तो आए थे 1976 में, एक आया था 2002 में, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अभिभावकों का कर्तव्य है वाला, सबको पता है। चलिए अब देखते हैं, और कुछ बताना चाहता था। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं हमने? कमेंट में लिखिए, मौलिक कर्तव्य जो हमने लिए हैं वो कहाँ से इंस्पायर हैं, कौन से देश से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। चलिए अब आप ध्यान रखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास ये है मौलिक कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये भी है, संविधान का पालन करना ये भी है। बट जो हम वोट डालते हैं ना, वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है, मेरी इच्छा है, मौलिक कर्तव्य नहीं। और जो हम टैक्स देते हैं, इसको भी बाइंडिंग तो नहीं बनाया उन्होंने, टैक्स को भी मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया। अगर कभी पूछे कि कर देना मौलिक कर्तव्य है या आम चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्य है, या अच्छे स्टेटमेंट लग रहे हैं क्योंकि हमारा कर्तव्य हो सकता है, मतदान करना हमारा अच्छा कर्तव्य होगा, बट मौलिक अधिकारों में इसका उल्लेख नहीं है। याद रखेंगे, टैक्स देना और जो आम चुनाव में मतदान देना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, करिए इसे भी। हिस्ट्री के यही क्वेश्चन होते हैं, अगर आप कर गए तो ये क्वेश्चन अब जिसने नहीं पढ़ा है तो गलत ही करेगा ना भाई, क्योंकि ये तो प्योर फैक्ट है। फैक्ट तैयार करिए भाई जहाँ से भी आए। पहली बात, नौजवान सभा गठित हुई है कब? 1926 में। एक फैक्ट तो ये बन गया, नौजवान सभा 1926 में गठित। इसके सदस्य कौन कौन नहीं है? बस आपको कौन कौन नहीं है, क्या कौन कौन है याद करिए। तो नौजवान सभा का गठन 1926 में मेनली भगत सिंह जी ने किया था। भगत सिंह जी और आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, इन दोनों ने मिलकर किया था। इसमें यशपाल भी थे और छबील दास भी थे। याद रखेंगे कौन कौन, 4 नाम याद रखिए बस, एलिमिनेट करने में आपको बहुत सहूलियत होगी इससे। मान लिया जाए इस पर कुछ भी आ जाए, उसके बाद आप अगर 1-2 भी नाम है ना, 50-50 तक पहुँचिए, मैं कहता हूँ 100 में से अगर, अब यही है, यही आपको सीखना है यहाँ पे से। तो नौजवान सभा का गठन 1926 में हुआ था, भगत सिंह जी ने किया था, चंद्रशेखर आज़ाद जी भी थे इसमें, और छबील दास और यशपाल, ये दोनों का नाम भी आपको रखना है। अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे इसमें, ठीक है, अंबिका चक्रवर्ती नहीं, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से सारे संविधान संशोधन याद कराता हूँ, 101 से 106 तक के मैं आपको और भी करा देता हूँ। 99 से याद आ रहे हैं मुझे, तो 99th का भी कर लिए। मैं सारे संविधान संशोधन याद करूँगा 99 से। 99वां संविधान संशोधन क्या था, क्या कहता है भाई? ये कहता है इसके लिए क्या कहा गया था 99th, इसे 4th जजेस केस भी कहते हैं। 4th जजेस केस, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका चयन किससे होता है? एक कोलिजियम नामक व्यवस्था है हमारे पास, उसको रिप्लेस करने के लिए सरकार ने ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया था। उसने कहा था कि ये गलत है, ये इससे सुप्रीम कोर्ट की जो सोवर्निटी है ना, संप्रभुता है, उस पर क्या होता है? आक्रमण हो रहा है, ऐसा कहे। तो समझ आ गया किस, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भिड़ा पाओगे कि 99वां संविधान कोलिजियम को बदलने के लिए जैसा था, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से जैसा था, बट इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 99वां समझ आ गया। 100वां संविधान संशोधन, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ बॉर्डर जो इनक्लेव्स थे ना, उनके आदान प्रदान के लिए था। इतना ही याद रखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है ये। कुछ एनक्लेव्स बांग्लादेश के यहाँ थे, भारत के कुछ एनक्लेव्स बांग्लादेश में थे, तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया। सिंपल। 100वां भी याद हो गया। अब 101वां सबको पता है क्या? GST इंट्रोड्यूस हुआ 101 से, सबको पता है। 102वां क्या था? 102वां जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो भी बैकवर्ड लोग हैं ना उनके लिए आया था। NB जो भी है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है 102 में। इसका आर्टिकल कौन सा जुड़ा फिर? 338B या 338 ख आएगा कहीं पर, याद रहेगा। 102वां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। बाकी ये मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, सब अभी भी संवैधानिक नहीं है क्योंकि उनका जिक्र संविधान में नहीं है, बट अब इसको एक्सक्लूसिवली एक आर्टिकल दे दिया गया था पिछड़ा वर्ग आयोग को, 338B। चलिए ये भी आ गया। 103वां EWS को इंट्रोड्यूस किया, सबको पता है। आर्टिकल कौन से? 15(6), 16(6). याद रखिएगा, EWS का आरक्षण कितना? 10% था ना, तो आर्टिकल भी जोड़े गए, तो 15(6) और 16(6). EWS 104वां संविधान संशोधन, वही वाला। क्या हमें पता है? एंग्लो इंडियन के लिए क्या था? 2 सीटें वहाँ आरक्षित थी और 1-1 सीटें हर विधानसभा में आरक्षित थी, वो समाप्त कर दी। अब एंग्लो इंडियन के लिए जो 2 सीटों का आरक्षण होता था वो समाप्त कर दिया गया। और हमें पता है SC और ST के लिए क्या संविधान में कहा गया है कि जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी ना तब,
तो उसको 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया, यानी अब वो आरक्षण 2030 तक कर दिया गया है। समझ में आ गया? 2030 तक भी करेंगे। 104वां समझ आ गया। अब समझते हैं 105वां। सिंपल याद रखिए, ये याद करिए। हाँ, लगा 99 से लेकर 106 तक याद करिए भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हम पढ़ रहे हैं 105वां, इसमें ओबीसी से रिलेटेड है ये। ओबीसी, राज्यों को अपनी एक ओबीसी सूची रख सकते हैं, वो ऐसा कहा गया। मतलब राज्य टोटली ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है को पहचानने के लिए राज्यों को थोड़ा इंपावर किया गया कि आप अपने अपने राज्यों में जो भी ओबीसी वर्ग हैं उनकी सूची रख सकते हैं, ऐसा कहा गया। और 106वां लेटेस्ट नारी वंदन अधिनियम, जो महिला है उनको 33% आरक्षण की बात की गई है, सबको पता है ये। 106वां भी आपको याद होगा, महिलाओं को राज्य विधानसभाओं और जो लोकसभा है वहाँ 33% आरक्षण की बात की गई है। 106वां ही हो जाएंगे ना। अब इतना डिटेल से समझा रहा हूँ तो कितना सारा कंटेंट आपका यहीं पर तैयार नहीं हो रहा। आपने 1, 6, 7, 8 संविधान संशोधन यहीं पर आपके सारे रिवाइज हो गए। लिख रहे हैं तो फायदा होगा, बट दिमाग में इतनी क्षमता है भाई, रख पाओगे हमेशा के लिए तो फिर तो अच्छी बात है। अब वायु प्रदूषण का सूचक सबको पता है, लाइकिन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वायु प्रदूषण का सूचक कौन है? लाइकिन है। अब देखिए फिर से कितना बेहतरीन क्वेश्चन आ गया ये। मैंने आपको कराया है इन्फ्लेशन का भारत में टारगेट किस चीज़ से होता है। 2 चीज़ें होती हैं, अच्छे से समझते हैं। शीर्षक मुद्रास्फीति, अब है हेडलाइन इन्फ्लेशन को शीर्षक मुद्रास्फीति, इसलिए इकोनॉमी के मैं अंग्रेजी वर्जन प्रेफर करता हूँ इकोनॉमी के प्रश्न। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है, ठीक है। तो शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? शीर्षक मुद्रास्फीति, मैंने आपको बताया था भारत सरकार का जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का लक्ष्य है वो किस पर आधारित है? सीपीआई के 2 से 6% की रेंज में रखेंगे, ऐसा कहा गया है सर। तो वही मुद्रास्फीति की बात है भाई। सीपीआई कहाँ पर है इसमें? आपको नहीं भी आता था, यहाँ पर आप चले जाते सामूहिक सीपीआई के साथ, ठीक है। तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो सीपीआई के द्वारा मापा जाता है। अब यहाँ समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश वर्जन पढ़ी ना भाई, यहाँ पर सीपीआई लिखा गया है, सिंपली सीपीआई लिखा है ना ये, तो इसमें मापते हैं। अब मैं आपको 2 चीज़ें समझा देता हूँ यहाँ पर। एक होती है हेडलाइन मुद्रास्फीति और एक होती है कोर मुद्रास्फीति। ध्यान रखिए, एक है हेडलाइन मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन और एक है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है, हम सारी चीज़ों को शामिल करते हैं इसमें। क्या क्या? जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, खाना, फूड, एनर्जी और अन्य जो भी हम कंज्यूम करते हैं, सारा सामान इसमें आता है हेडलाइन में। बट जो कोर इन्फ्लेशन होता है उसमें क्या होता है, इसमें सारे सामान आते हैं बट फूड और एनर्जी को छोड़कर। सारे सामान, सारे गुड्स माइनस फूड और एनर्जी को छोड़कर। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है ना कीमतों में, वो फूड में और एनर्जी में होता है। या तो खाने की कीमतें बढ़ेंगी या तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी। ये तेल यहाँ पर खाने वाले तेल की बात नहीं हो रही है, एनर्जी वाली यानी पेट्रोल डीजल वगैरह की बात हो रही है। तो कोर वाले में हम क्या करेंगे, सारे सामान तो हम काउंट करेंगे बट उसमें से फूड और एनर्जी को हटा देंगे। इसे कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। याद रखिएगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन में सारे प्रोडक्ट्स शामिल होंगे कंजप्शन वाले, और जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें हम उसमें से फूड और एनर्जी के प्रोडक्ट्स को घटा देंगे। इसे कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। और ये किसके आधार पर मापते हैं हम? सीपीआई के आधार पर। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी मैंने कौन किसे जारी करता है, कितने प्रोडक्ट्स हैं, वो वगैरह वगैरह सब बताया है। कहाँ सर्विसेज हैं, कहाँ सर्विसेज नहीं है, सब बताया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब ये तो इतना सरल क्वेश्चन आ गया, सब कर पाओगे ना ये तो। कौन से संविधान संशोधन से मतदान की आयु 18 वर्ष करी गई? 61वां 1988। ऐसे क्वेश्चन कतई गलत मत करना, ये तो कोई करेगा भी नहीं मेरे ख्याल से। चलिए कुछ दिवस याद करते हैं भाई। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, कितना रिपीटेड है? अब करो गलत। और अगर कुछ पूछ लिया गया कि 16 सितंबर को ही क्यों, तो 16 सितंबर 1987 में ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ? कनाडा में। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में एक कन्वेंशन साइन हुआ था, उसी के लिए हम ओजोन दिवस मनाते हैं। कब? 16 सितंबर को। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का आखिरी प्रश्न भी देखते हैं। अब देखिए ये भी फिर से सोचने वाला प्रश्न है, मुझे नहीं भी आता तो आप इसे हथियार मत डालिएगा, पढ़िएगा, कुछ ना कुछ निकल के आएगा। ये कह रहा है कि आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, यानी 3 जो है इसमें से आर्थिक विकास के कारक हैं, एक आर्थिक विकास का कारक नहीं है। ध्यान से सुनते हैं। पूंजी का संचय होगा और तकनीक में सुधार होगी तो आर्थिक विकास होगा या नहीं होगा? अरे भाई मेरे पास अच्छी अच्छी तकनीकें आएंगी, मेरे पास पूंजी होगा, जो कैपिटल है वो मैं संचय करूंगा उसका, तभी तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, तभी तो नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें बनाऊंगा, तो इससे तो आर्थिक विकास होना चाहिए ना। तकनीकीविद एवं नौकरशाह, अब जो ये काम करने वाले लोग हैं, अगर वो ज़्यादा तकनीक से युक्त होंगे, ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी को जानते होंगे, तो वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और आर्थिक विकास और बेहतर तरीके से आ पाएगा। विशेषीकृत क्रियाओं, गतिविधियों में श्रम का विभाजन। विशेषीकृत क्रियाएं यानी जैसे सर्विस सेक्टर है और जैसे चतुर्थक सेक्टर है, यानी पंचम सेक्टर है, हम पढ़ते हैं ना, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, पंचम क्षेत्र। अगर ये प्राथमिक क्षेत्र से हटकर इन अधिक
उच्च आय वाली क्षेत्रों में जा रहे हैं, यानी अधिक जहाँ से आर्थिक विकास होता है उन क्षेत्रों में श्रम का विभाजन हो रहा है। यानी कृषि को छोड़कर अगर सर्विस की ओर जाने लग गए, यानी बेहतर हो रही है अर्थव्यवस्था। हम कहते हैं ना कि जब कृषि में अनुपात घटता है और सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंप्रूव करता है तो उससे आर्थिक विकास आता है। तो ये तीन तो कहीं ना, अब देखिए जनसंख्या में परिवर्तन, अब ये सोचिए ये क्या परिवर्तन भाई, परिवर्तन का मतलब घट भी सकती है जनसंख्या, बढ़ भी सकती है। अगर जनसंख्या घट गई तो उससे आर्थिक विकास होगा, कैसी बात है भाई ये, अभी 100 थे और 50 हो गए तो आर्थिक विकास होगा, ये कोई गारंटी है। और मान लिया जाए 100 थे और 200 भी हो गए, अगर 100 थे अब 200 हो गए देश की जनसंख्या, तो आर्थिक विकास होगा क्या? अरे भाई जब कुछ उन्हें आता ही नहीं है करने के लिए तो वो तो बैठे पड़े रहेंगे ना, तो आर्थिक विकास कैसे करेंगे? वो बेरोजगार हैं सारे के सारे, तो क्या आर्थिक विकास करेंगे भाई? तो जनसंख्या में परिवर्तन से आर्थिक विकास कैसे आएगा, खुद सोचिए ना। ये अगर आप 3 क्रैक नहीं भी कर पाते हैं, बट ये तो क्रैक कर लेना पड़ेगा, ठीक है। इस स्तर का आपको दिमाग बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब कल की वीडियो में हम सारे क्वेश्चन जितने भी बचे हैं, इसके 150 तक होते हैं तकरीबन, मेरे ख्याल से 25 क्वेश्चन और शेष बचे हैं, क्योंकि और अन्य विषय के हैं, तो हम उन सभी 25 को कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है और आपकी तैयारी में थोड़ा भी आपको कॉन्फिडेंस देती है, तो लाइक करना कतई ना भूलें, यही मेरा मनोबल भी बढ़ाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।